नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में, जहां आपको मिलेगी हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज का हमारा विषय है हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जान लेते हैं हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की या 8 प्रकार की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें वर्ण भी कहा जाता है, और हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो जान लेते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक होता है लघु स्वर तथा दूसरा होता है दीर्घ या गुरु स्वर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञा, स्वर, व्यंजन अथवा विसर्ग। तो यहाँ हमें देखना है, तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं और वो व्यंजन के उच्चारण में भी सहायता करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ई, दूसरा है बड़ी ई, तीसरा है छोटी ए और चौथा है बड़ी ए। तो यहाँ हमें देखना है कि दीर्घ स्वर कौन सा है। यदि हमने स्वर के बारे में पढ़ा हो तो हम यहाँ देख के बता सकते हैं कि सी और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है, छोटी ए और बड़ी ए, ये संयुक्त स्वर हैं। और ऊपर जो ए ऑप्शन दिया हुआ है वो है छोटी ई, जिन्हें हम मूल स्वर कहते हैं या लघु स्वर भी कहते हैं। तो एक ऑप्शन बचा यहाँ बी ऑप्शन, यानी कि बड़ी ई। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दीर्घ स्वर का वो होगा बी ऑप्शन, बड़ी ई। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, काकल्य वर्ण कौन सा है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है य, दूसरा है स, तीसरा है ह और चौथा है न। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काकल्य वर्ण किसे कहते हैं या ये क्या होता है। तो काकल्य वर्ण को स्वर यंत्र मुखी भी कहते हैं, और हिंदी वर्णमाला में केवल एक ही काकल्य वर्ण है जो कि है ह। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल्य वर्ण ह है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा निकले और जो घर्षण के साथ बाहर निकलते हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 4 प्रकार के ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिसमें तीनों प्रकार के स और ह आता है। और यहाँ ऑप्शन में हमें कहीं पर स नहीं दिया हुआ है, यहाँ केवल ह दिया है। तो यहाँ ए आंसर करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं आता। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं। अगर हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा हो तो वहाँ पर स्पर्श व्यंजन दिए हुए हैं, और स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से ट वर्ग भी है। और ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, न 5 व्यंजन आते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ध, जो कि ट वर्ग में नहीं आता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा सी। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 44, 33, 52 और 48। तो यहाँ पर कुल वर्ण पूछे हैं, जो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं वो 52 हैं, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और यदि मूल वर्ण पूछे जाते तो ए ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर कुल वर्ण पूछे गए हैं, इसलिए हिंदी भाषा में जो कुल वर्ण लिपियाँ हैं वो 52 हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, वह व्यंजन क्या है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि वह व्यंजन ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, महाप्राण है या अघोष है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखते हैं वह जो है वो किसके अंतर्गत आता है। यदि हमने वर्णमाला पढ़ी हो, व्यंजन पढ़े हों, तो हम कह सकते हैं य, र, ल, व, ये जो 4 व्यंजन होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, प, फ, ब, भ, म, ये कौन से व्यंजन हैं। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य या कंठ्य। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब हम प, फ, ब, भ, म का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ हैं वो आपस में स्पर्श करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य व्यंजन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, दूसरा है अल्प प्राण, तीसरा है अंतस्थ और चौथा है महाप्राण। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जो है संयुक्त व्यंजन, यानी जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है मात्रा और चौथा है विसर्ग। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वर जो दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो हैं वो स्वर के प्रकार हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। उनमें से हमें देखना है कि ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा निकलती है। तो देखते हैं, पहला दिया है स, स, स और ह। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जब हम स, स, ह का उच्चारण करते हैं तो मुख से ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है आ, दूसरा दिया है उ, तीसरा दिया है ए और चौथा दिया है उ। तो देखते हैं, जो बड़ा अ यहाँ पर दिया हुआ है ए ऑप्शन में, जब छोटा अ और छोटा अ जब मिलता है तो बड़ा आ बनता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि बड़ा आ जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और बाकी के ऑप्शन जो दिए हुए हैं, छोटा उ मूल स्वर के अंतर्गत आता है और ए और ओ ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है ए जब छोटा अ और छोटी ई जब मिलते हैं तो छोटी ए बनती है, तो ये संयुक्त स्वर है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा बड़ी ए दी हुई है, यानी जब छोटा अ और छोटी ए जब मिलती है तो बड़ी ए बनती है, ये भी संयुक्त स्वर है। और सी ऑप्शन दिया है उ संयुक्त स्वर नहीं है। तो यहाँ पर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। और फिर अगला देखते हैं, डी दिया हुआ है, छोटा ओ दिया हुआ है, यानी जब छोटा अ और छोटा उ जब मिलता है तब छोटा ओ बनता है। तो यहाँ पर 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो इनमें से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पर जो हिंदी के स्वर हैं उनका वर्गीकरण जीव के आधार पर किया जा रहा है। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जीव का अग्र भाग होता है, मध्य भाग होता है और पश्च भाग होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो विवृत स्वर दिया हुआ है ये जीव के भाग के आधार पर नहीं आता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है,
निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें हमसे पूछा है कि वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो नई विकसित हुई हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ख और ग, ये जो 2 ध्वनियाँ दी हुई हैं यहाँ पर, ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं और इनकी पहचान हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि कोई व्यंजन हमें दिया हुआ है तो उस व्यंजन के नीचे यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा डॉट लगा हुआ है। जिन व्यंजन के नीचे ये छोटी सी बिंदी लगी हुई होती है उन्हें नवीन विकसित ध्वनियाँ कहते हैं। ऐसे इनकी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमसे द्वित्व व्यंजन पूछा है। द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जब कोई भी व्यंजन एक साथ 2 बार आए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दिल्ली शब्द जो दिया हुआ है इसमें द्वित्व व्यंजन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर सी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि जब स्वर रहित ज और य जब मिलता है तब ज्ञ बनता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? स्वर रहित ज इसमें से कौन सा है? जब किसी शब्द के किसी अक्षर के नीचे हलंत लगा होता है तो वो स्वर रहित होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में जो ज दिया हुआ है उसके नीचे हलंत लगा है तो ये स्वर रहित है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब स्वर रहित ज और य जब मिलता है तब ज्ञ बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो नवीन आगत ध्वनियाँ हैं ये अरबी और फारसी भाषा की ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियाँ, दूसरा है स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, तीसरा है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ और चौथा है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियाँ जो होती हैं उन्हें अनुस्वार कहा जाता है और ऐसा भी कह सकते हैं कि नासिक के ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? यहाँ पर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, कुल वर्ण कितने माने गए हैं हिंदी वर्णमाला में? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण हैं वो 52 हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है य, दूसरा ऑप्शन दिया है प, तीसरा ऑप्शन दिया है र और चौथा ऑप्शन दिया है ल। यदि बात करें हिंदी की तो हिंदी में जो अर्धस्वर हैं वो 2 होते हैं, एक होता है य और एक होता है व। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? और यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है शब्द, दूसरा दिया है पद, तीसरा दिया है ध्वनि और चौथा दिया है वाक्य। तो यहाँ देख लेते हैं, प्रश्न में बताया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बतानी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पहला और दूसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा,
तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है पहला और चौथा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं वो व्यंजन वर्ग में दूसरे और चौथे स्थान पर आती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि व्यंजन वर्ग में जो पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो अल्प प्राण में आता है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है ख, दूसरा दिया है थ, तीसरा दिया है च और चौथा दिया है फ। तो जो पहला वर्ण देखते हैं, पहला सी ऑप्शन पे दिया हुआ है च। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर सी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, वर्णमाला किसे कहेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है शब्द समूह, दूसरा है वर्णों के संकलन को, तीसरा है शब्द गणना को और चौथा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है रंग, दूसरा है आकाश, तीसरा है जाति और चौथा है अक्षर। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता, जबकि रंग, जाति और अक्षर वर्ण शब्द के अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा बी। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, अयोगवाह कहा जाता है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है विसर्ग को, दूसरा है महाप्राण को, तीसरा है संयुक्त व्यंजन को, चौथा है अल्प प्राण को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।